क्या हुआ जी? माँ जी ऐसे क्यों चली गईं? थक गई होंगी। शादी ब्याह में काम तो हो ही जाता है ना। पर तुम चिंता मत करो, आओ, तुम्हारा स्वागत है। नंदिता बहुत ही समझदार थी। वो समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, पर उस वक्त वो चुप ही रही। नंदिता एक गरीब किसान की बेटी थी। उसे पढ़ने लिखने और खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी उसके सपनों के आड़े आ गई, तो उसने अपनी खुशी सबको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाने में ही ढूंढ ली थी। और फिर उसकी शादी हरीश से हो गई। हरीश शहर में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। हरीश की माँ लता घर का ख्याल रखती थी। फिर अगली सुबह, माँ जी चाय रख दे उधर। जी माँ जी, नाश्ता भी ले आऊं या फिर? मेरी फिक्र मत कर, तू अपना और हरीश का देख ले। अभी मेरे हाथ पांव सही सलामत है, कुछ न कुछ बना ही लूंगी अपने लिए। माँ जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नंदिता हाथ जोड़े लता के सामने खड़ी थी, पर लता ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से उठकर चली गई। बेचारी नंदिता आंखों में आंसू लिए उसे बस वहां से जाती हुई देखती रही। फिर उसी शाम, अरे अरे, इतने मोटे मोटे आंसू, सब ठीक तो है? आप मुझे मेरे मायके छोड़ दो। हैं? ससुराल में दूसरा दिन है तुम्हारा और तुम मायके जाने की बात कर रही हो? जो बहू अपनी सास को खुश न कर सके वो बहू किसी काम की नहीं। ओह, तो ये बात है। देखो नंदिता, मेरी माँ बुरी नहीं है। दरअसल वो चाहती थी कि मेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए, ताकि हमारे घर की हालत थोड़ी सुधर जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो वो क्या कहते हैं कि जब दिल आया गधी पर, तो फिर और क्या चीज है। हरीश की बात सुनकर नंदिता की हंसी छूट गई। मेरी जो दीदी है ना, कोमल दीदी? हाँ, कोमल दीदी। माँ चाहती थी कि उनका रिश्ता भी किसी अच्छे घर में हो जाए, ताकि दीदी की जिंदगी संवर जाए। लेकिन हर लड़के ने इतना दहेज मांगा कि हम टूट गए, और फिर आखिर में उनकी शादी भी मेरी ही तरह एक मजदूरी करने वाले लड़के से हुई। जीजा जी गरीब जरूर हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। नंदिता लगातार हरीश को देख रही थी। हरीश के चेहरे पर अब भी उदासी थी। तभी नंदिता उठी और वहां से जाने लगी। अरे मान जाओ ना, कहाँ जा रही हो? आपके लिए छोले भटूरे बनाने, खाएंगे ना? अरे मुझे लगा कि फिर मायके जाने की बात कहने वाली हो। जाओ जाओ, जल्दी से बना कर लाओ, बहुत भूख लगी है। यूं तो नंदिता कई चीजें बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन उसके हाथ के छोले भटूरों का तो कोई जवाब ही नहीं था। कितनी ढीली है ये, सारा दिन बस रसोई में ही गुजर जाता है इसका। बताओ, बस 3 लोगों का खाना बनाने में इतना वक्त लगता है क्या? घर कितना गंदा पड़ा है, लगता है मुझे ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। लता ने कभी नंदिता से सीधे मुंह बात नहीं की, हालांकि वो उसे ताने भी नहीं मारती थी, बस अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। और फिर एक दिन, हेलो दीदी, कैसी हो? वो फोन हरीश की बड़ी बहन कोमल का था, जो फोन पर लगातार रोई जा रही थी। कोमल ने फोन पर हरीश को फौरन अस्पताल आने को कहा। उसकी बात सुनकर लता, हरीश और नंदिता तीनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। और क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? हरीश, वो तेरे जीजा जी। क्या हुआ जीजा जी को? वो एक बिल्डिंग में काम कर रहे थे, अचानक तीसरी मंजिल से गिर गए। उनको बहुत चोट आई है हरीश। इतना कहकर कोमल हरीश के गले से लिपट कर रोने लगी। और तभी वहाँ एक डॉक्टर आया। आप लोग राजेंद्र के घर वाले हो? हाँ सर, वो मेरे जीजा जी हैं। कहाँ है वो, कैसी हालत है उनकी? देखिए, काफी खून बह गया है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग एक काम करिए, काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर लता, हरीश और कोमल का मुंह खुला का खुला रह गया। 50,000 रुपए उन दोनों के लिए बहुत बड़ी रकम थी। फिर उनको शांत देखकर, क्या हुआ, पैसे तो है ना, मैं ऑपरेशन शुरू करूं? हाँ, मैं लेकर आती हूँ पैसे, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। इतना कहकर नंदिता फौरन घर की तरफ भागी और थोड़ी ही देर बाद उसने काउंटर पर आकर पूरे 50,000 रुपए नगद लाकर रख दिए। ये देखकर उसकी सास लता और उसका पति हरीश हैरान थे, लेकिन वक्त पर इलाज मिलने से राजेंद्र की जान बच गई। और फिर अगले दिन घर पर, बहू, तूने बताया नहीं कि इतना पैसा आया कहाँ से तेरे पास? आइए माँ जी, मैं बताती नहीं, दिखाती हूँ आपको। नंदिता अपनी सास को रसोई में ले गई, जहाँ उसने एक रजिस्टर खोला। माँ जी, ये है मेरा क्लाउड किचन। है? क्या है? ये तो रसोई है। हाँ माँ जी, पर अब इस घर में सिर्फ हम तीनों के लिए खाना नहीं पकता, बल्कि मैं यहाँ से खाना बनाकर बाहर बेचती हूँ। बाहर बेचती हूँ, पर तू तो कहीं जाती नहीं। माँ जी, मेरा काम है खाना बनाना, और फिर पोटैटो कंपनी वालों के लोग आते हैं और मैं इसी खिड़की से उन्हें छोले भटूरे बना कर देती हूँ। रोजाना 300 तक की कमाई हो जाती है। हैं? तू सच बोल रही है? बिना कहीं जाए रोज 300 रुपए? ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं तो तुझे हमेशा कामचोर समझती रही, पर तू तो। कोई बात नहीं माँ जी। अच्छा सुन, ये पोटैटो कंपनी वाले पराठे बनाने के पैसे देंगे क्या? मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। आइए, मेरे क्लाउड किचन की हेड शेफ आपका स्वागत है। अम्मा, भूख लगी है। कहाँ से लाऊं खाना मेरे बच्चे? पूरे गांव में सूखा पड़ा है, किसी के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अम्मा, एक रोटी दे दो बस। ऐसा मत बोल मेरे लाल, मैं करती हूँ कुछ, लाती हूँ कहीं से, तू रुक। चांदपुरवा एक छोटा और प्यारा सा गांव था जहां मुश्किल से 20 परिवार रहते थे। लेकिन इस बार गांव को न जाने किसकी नजर लगी कि पूरा का पूरा गांव ही सूखे की चपेट में आ गया। गांव में ना तो पानी रहा और ना ही अन्न। शुरुआत के कुछ दिन तो सभी ने किसी तरह आपस में मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बांट लिया। उस्मान ने अपने बच्चे से रोटी लाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन वो अपने लाल के लिए रोटी कहाँ से लाए, यही सोच उसे परेशान कर रही थी। तभी आखिरी उम्मीद लिए वो गांव के मुखिया हरिलाल के घर की तरफ चल पड़ी। मुखिया जी, राम राम। हाँ बहन, कैसी हो? बताओ क्या बात है? मुखिया जी, आप तो जानते ही हो कि गांव में सूखा पड़ा है। मेरे बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर आप बस एक रोटी दे दो तो मेरा बच्चा कुछ खा लेगा। मदद करो मुखिया जी। तुम चिंता मत करो बहन, रुको, मैं अभी आता हूँ। मुखिया फौरन रसोई के अंदर गया और वहां से एक बड़ा कटोरा भरकर दाल चावल ले आया। फिर वो कटोरा उस औरत को देते हुए बोला, गांव पर भारी आपदा आई है बहन, पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। ठीक है, ये काफी सारा खाना है, जाओ अपने बच्चे को पेट भर खिलाओ और तुम भी खा लेना। आपका बहुत बहुत उपकार है मुखिया जी। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश बनाए रखे। वो औरत खाना मिलते ही बहुत खुश हुई और मुखिया को बहुत सी दुआएं देकर चली गई। उसके जाते ही मुखिया ने अपने बेटे रवि और उसकी पत्नी रेवती को बुलाया। रवि, गांव में पड़ा सूखा अब जानलेवा होता जा रहा है, कुछ करना होगा। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं पिताजी? सबकी अपनी अपनी किस्मत है। चलिए आइए, खाना खा लीजिए। नहीं रवि, मैं इस गांव का मुखिया हूं। जब तक इस गांव का एक भी बच्चा भूखा है, मैं खाना नहीं खा सकता। तो आप क्या चाहते हैं पिताजी? हम अपनी सारी संपत्ति इन भूखे नंगों पर खर्च कर दें? इतना सब करने को मैं नहीं कह रहा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि जब तक ये मुश्किल वक्त है, हमें अपने घर की रसोई गांव के लोगों के लिए खोल देनी चाहिए। बहू रेवती, तुम एक काम करो, घर में काफी अनाज है, तुम गांव की कुछ और औरतों को साथ ले लो और सबके लिए खाना बनाओ। और जब तक मेरे घर में अन्न का एक भी दाना है, तब तक मेरी रसोई से लोगों का पेट भरना चाहिए। हरिलाल की बात सुनकर रेवती ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर वहां से चली गई। हरिलाल ने उसे देखा और वो समझ गए कि रेवती उनकी बात नहीं मानने वाली। पर समस्या ये थी कि मुखिया जिससे कह सकते थे वो उनकी बात नहीं सुनती थी, और जो उनके आदेश पर अपनी जान दे दे उस बहू से वो बात नहीं करते थे। दरअसल मुखिया के 2 बेटे थे, बड़ा रवि और छोटा कवि। मुखिया ने बड़े बेटे रवि की शादी रेवती से करा दी थी, जबकि छोटे बेटे कवि ने कल्पना से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इसी बात से नाराज होकर मुखिया ने कवि और उसकी पत्नी कल्पना को घर से बाहर निकाल दिया था। कवि और कल्पना उसी गांव में एक छोटे से घर में रहते थे। उधर मुखिया की बात सुनकर, देखिए जी, एक तो पूरे गांव में सूखा पड़ा है, हम अपने लिए राशन बचाकर रखेंगे या पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाएंगे? और ऊपर से ससुर जी कह रहे हैं कि मैं रसोई में सारे गांव के लिए खाना बनाऊं। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद ही मना कर दूंगा पिताजी को। वो तो सठिया गए। मुझे लगा था कि कवि को अलग कर देने से सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, पर ये तो जाते जाते गरीबों पर सब कुछ लुटाने पर तुले हुए। रवि और उसकी पत्नी रेवती ने मुखिया की बात मानने से इनकार कर दिया। ये बात मुखिया को बहुत बुरी लगी। अब उन्हें चिंता सता रही थी कि गांव वालों का क्या होगा। तभी गांव की एक बुढ़िया मुखिया के पास आई। मुखिया, एक रोटी दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी बहू को कुछ बनाने को बोलता हूं तुम्हारे लिए। बहू, बाहर एक अम्मा आई हुई है, 2 रोटी उनके लिए भी बना दो। देखिए पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मेरी रसोई है, ना कि मुफ्त का कोई लंगर। मुखिया दुखी मन से बाहर आया और बुढ़िया के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर देना अम्मा,
मेरी बहू की रसोई में गरीब बुढ़िया के लिए 2 रोटी भी नहीं है। कोई बात नहीं मुखिया, जाने दो। नहीं अम्मा, तुम एक काम करो, तुम मेरे छोटे बेटे कवि के पास चली जाओ। वो गरीब जरूर है पर उसका दिल बहुत अमीर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बुढ़िया मुखिया के कहने पर कवि के घर गई। वहां कवि और कल्पना ने बुढ़िया को सम्मान के साथ बिठाकर खाना खिलाया। फिर उसके जाने के बाद, सुनो जी, रसोई में अब बिल्कुल राशन नहीं बचा, अब कल क्या बनाएंगे और खाएंगे? चिंता मत करो कल्पना, देखना भोले शंकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, वो गांव वालों को ऐसे भूखे नहीं मरने देंगे। कवि और कल्पना ने भोले बाबा को याद किया और फिर वो दोनों सोने चले गए। सुबह जब कल्पना उठकर रसोई में गई तो उसने चीख कर कवि को आवाज लगाई, सुनिए जी, जल्दी इधर आइए, जरा देखिए तो। है पर ये कैसे हो सकता है? हो ना हो, ये जरूर भोले बाबा का चमत्कार है। कवि और कल्पना को यकीन नहीं हो रहा था। गरीब कल्पना की रसोई का हर डिब्बा राशन से पूरी तरह भरा हुआ था। ये नजारा देखकर कवि और कल्पना ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और फिर, कल्पना, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, खुद भोले बाबा हमारे साथ हैं। तुम एक काम करो, इस अनाज से पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हमारी रसोई से गांव के हर भूखे तक निवाला पहुंचेगा। कल्पना ने वैसा ही किया। दोनों पति पत्नी ने पूरे गांव के लिए खाना बनाया और सबने पेट भरकर उनके घर खाना खाया। ये देखकर कवि और कल्पना बहुत खुश थे। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। सुबह उठते ही कल्पना ने देखा कि उसके अनाज के सारे डिब्बे पूरी तरह से भरे हुए थे। अब तो रोज ही कवि के घर में भंडारा लगता और गांव के सारे लोग उनके यहाँ खाने आते। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। एक दिन रात को कोई अपने कंधे पर बोरा लादे हुए कवि के घर की रसोई में खड़ा था, जिसके आने की आवाज सुनकर कवि और उसकी पत्नी कल्पना उठ बैठे थे। कवि उस आदमी के पास गया जिसके कंधे पर एक बोरा था। कौन है वहां और तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? तब उस आदमी ने कवि से कहा, गांव के इस मुश्किल वक्त में ये रसोई और इसका चूल्हा ठंडा मत पड़ने देना बेटा। इतना कहते ही उस आदमी ने अपने कंधे पर रखा बोरा नीचे रख दिया, जिसमें बहुत सारा अनाज था। कवि ने जब हल्के अंधेरे में उसे देखा तो वो उसके पिता हरिलाल थे। उन्हें देखते ही कवि और कल्पना उनके पैरों पर गिर पड़े। हरिलाल ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और इसके साथ ही कल्पना के घर की रसोई ही पूरे गांव और हरिलाल की रसोई बन गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।